बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ लड़ाई के कथित वायरल वीडियो पर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस का कोई नेता नहीं बचेगा, सबका वीडियो हमारे पास है, इन्होंने तो फर्जी बनाया है, हमारे पास कांग्रेस का ओरिजिनल वीडियो है। आपको बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ जिसमें ब्रजमोहन अग्रवाल और अरुण साव के साथ झगड़े का दावा किया जा रहा था, लेकिन अब इस वीडियो को हटा दिया गया है। इस वायरल वीडियो को बीजेपी ने कांग्रेस की साजिश करार दिया है। वहीं पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने इस पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि हमारे पास कांग्रेस का ओरिजिनल वीडियो है, कांग्रेस का कोई भी नेता बचेगा नहीं। कबीरधाम जिले में मोहम्मद अकबर के कार्यों और उनके किसान हितैषी सरकार को देखते हुए 37 लोगों ने कांग्रेस में प्रवेश कर लिया है। कांग्रेस पार्टी के सदस्य बनने का जो दौर चुनाव के पहले शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है। इसी कड़ी में ग्राम कापा में पहुंचे कवर्धा के कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अकबर के समक्ष 17 लोगों ने कांग्रेस में प्रवेश किया। इसी तरह ग्राम बेहरसरी के 20 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी अकबर के हाथों से तिरंगा गमछा पहनकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश कांग्रेस मीडिया पर्यवेक्षक और वरिष्ठ नेता राज्यसभा में उपनेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी ने पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तुलना गजनी से करते हुए सीएम बघेल को गजनी बताया, जिस पर प्रदेश में सियासत शुरू हुए। वहीं राज्यसभा में उपनेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी ने कहा कि गजनी की तुलना छत्तीसगढ़ की जनता के 2/3 बहुमत से बनी सरकार के मुखिया से करना छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के किसानों, युवाओं और आदिवासियों के नायक हैं, वे राज्य की ओबीसी समाज का अभिमान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गजनी बोलकर देवेंद्र फडणवीस राज्य के सर्वहारा वर्ग का अपमान किया है। आपको स्मरण होगा, आपके बीच मैंने पिछली बार एक साक्ष्य प्रस्तुत किया, बल्कि मैंने लहरा कर वो कागज दिखाया था और आपके माध्यम से चुनौती दी। डॉक्टर कलानिधि वीरा स्वामी जी ने सवाल पूछा था लोकसभा में और उसी का जवाब देते हुए बहुत ज्यादा दूर नहीं, 8 अगस्त 2022 में ये निर्णय मंत्री ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं दिया था कि हम सीरियल नंबर 9 पे उल्लिखित एनएमडीसी लिमिटेड का नगरनार स्टील प्लांट मिनी नवरत्न है, उसे विनिवेशित करने जा रहे हैं, यानी बेचने जा रहे हैं। आज का जब हम सरदार पटेल आज जो अखंड भारत का मानचित्र है, ये उन्हीं की देन और आज के ही दिन जहां हम उनकी हम जयंती मना रहे हैं, वहीं आज इतिहास में सर्वोच्च बलिदान देने वाली शक्ति के प्रतीक श्रद्धेय इंदिरा जी का बलिदान दिवस भी। ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। हम श्रद्धा के साथ अभी नीचे कार्यक्रम को। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। गरियाबंद में नाम निर्देशन के बाद स्क्रूटनी की गई, जिसमें बिंद्रा नावगार से 8 लोगों के नामांकन भरा था, वहीं जिसमें 7 प्रत्याशियों का नामांकन सही पाया गया। इसी तरह राजिम विधानसभा में 13 लोग प्रत्याशी के रूप में सामने थे। स्क्रूटनी के बाद 12 लोगों का नाम निर्देशन सही पाया गया। कल 2 तारीख तक नाम वापसी के बाद स्थितियां स्पष्ट हो पाएगी कि कौन कौन चुनाव लड़ेंगे।
जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 3 ऐसे क्षेत्र रहे हैं जहां पर मतदान केंद्र बदले गए हैं। वहीं 7 ऐसे मतदान केंद्र रहे हैं जिनका सिर्फ नाम ही बदला गया है, जो पूर्व की भांति ही रहेगी। वहीं संवेदनशील और दुर्गम क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर समय को परिवर्तित किया गया है। 3 मतदान केंद्र जिनके भवन जर्जर थे, उनका हमने आयोग को प्रस्ताव भेजा था भवन परिवर्तन के लिए, तो उसकी अनुमति आई उसके संबंध में जानकारी देने के लिए। और 7 मतदान केंद्र ऐसे थे जिनके भवन के नाम में परिवर्तन हो चुका है, तो उनकी जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, जिसमें हमने सभी से शेयर किया कि हमारे जिले के 3 मतदान केंद्रों का जगह बदल गया है और 7 मतदान केंद्रों का नाम बदल गया है। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए जिले की 4 विधानसभाओं में नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि तक कुल 50 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र जमा किए। अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 2 नवंबर है। जिले के 4 विधानसभाओं के लिए अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन फॉर्म की स्क्रूटनी के बाद ये तय होगा कि कितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि आगामी 17 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। मैं विधानसभा स्थिति आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा। रायगढ़ विधानसभा में कुल 24 अभ्यर्थियों से नामनिर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे और उसमें से केवल एक अभ्यर्थी जो प्रतिष्ठानीय अभ्यर्थी थे, आम आदमी पार्टी द्वारा खड़े किए गए थे, तो चूँकि मुख्य अभ्यर्थी को ही आगे चुनाव लड़ना होगा, तो प्रतिष्ठानीय अभ्यर्थी का खारिज हुआ चूँकि प्रस्तावक एक होने के कारण। तो रायगढ़ से अभी 23 अभ्यर्थी शेष हैं। खरसिया विधानसभा में 10 कुल अभ्यर्थियों द्वारा नामनिर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे, उसमें 2 अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन पत्र खारिज हुए हैं। एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अभ्यर्थी, उनके द्वारा एक ही प्रस्तावक दिया गया था, जबकि नियमानुसार जो गैर मान्यता प्राप्त यहाँ पर दल हैं उनको 10 प्रस्तावक देने चाहिए, तो ये खारिज हुआ। और एक प्रतिष्ठानीय अभ्यर्थी आम आदमी पार्टी के, तो 10 में से 2 खारिज होने के बाद 8 अभ्यर्थी विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची में नाम शामिल किया गया है। धर्मजयगढ़ में 7 अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन पत्र दाखिल किया गया था, जो सभी विधिमान पाए गए हैं 7। इसी प्रकार लैलूगा में 9 नामनिर्देशन पत्र थे और 9 अभ्यर्थियों द्वारा नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया था और सभी 9 पात्र पाए गए हैं। इस तरीके से रायगढ़ में आज की स्थिति में रायगढ़ विधानसभा में 23, खरसिया में 8, धर्मजयगढ़ में 7 और लैलूगा में 9 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। माओवादियों ने चुनाव कर्मियों से अपील के साथ चेतावनी जारी की। नक्सलियों की पश्चिम डिवीजन कमेटी सचिव मोहन के हवाले से जारी पर्चे में आधार इलाकों में चुनाव कर्मियों को दाखिल न होने की अपील की गई है। वहीं दाखिल होने की स्थिति में उन्हें जान का खतरा भी बताया गया है। पर्चे में आधार इलाकों में मतदान बहिष्कार की बात भी दोहराई गई है। कवर्धा में मोहम्मद अकबर को जिताने और एक बार फिर विधायक के तौर में देखने के लिए कार्यकर्ताओं ने पूरी एड़ी चोटी लगा दी है। उनके द्वारा घर घर जाकर अकबर द्वारा कराए गए विगत 5 वर्षों की कार्यों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। ज्ञात हो कि कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अकबर भाई को एक बार फिर से कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से जिताने के लिए घर घर जाकर जनसंपर्क कर अकबर के द्वारा कराए गए विकास कार्यों को बताया। मतदाताओं से अकबर को आशीर्वाद प्रदान करने का अनुरोध किया। पंडरिया विधानसभा से बीजेपी के विधायक प्रत्याशी भावना बोरा ने पंडरिया विधानसभा के विकास और सेवा के लिए 12 पन्नों का सेवा संकल्प पत्र जारी किया है। भावना बोरा ने सेवा संकल्प पत्र में स्वास्थ्य, महिला, शिक्षा, युवा और किसान समेत धार्मिक क्षेत्रों में सेवा कार्य करने के लिए गारंटी दी है। वहीं भावना बोरा ने अपने निवास में पत्रकार वार्ता कर उन्होंने अपने गारंटी सेवा संकल्प पत्र का विमोचन किया। कार्यक्रम में प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद, पंडरिया चुनाव प्रभारी राणा रणधीर सिंह और जिला अध्यक्ष अशोक साहू भी मौजूद रहे। और उन्हीं सेवाओं के आधार पर जो मैंने जिला पंचायत में काम किए थे और उन्हीं को आधार बना करके मैंने विधानसभा में भी अपने लिए खुद के लिए कुछ संकल्प लिए हैं कि मैं अगर जन प्रतिनिधि हूँ तो मुझे क्या सेवाएं मेरी तरफ से जनता को मेरी होनी चाहिए, क्या सेवाएं जनता को ज़रूरी है, क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए। तो कुछ विषय जो है हमने अपनी टीम के साथ चर्चा करके आदरणीय के मार्गदर्शन में कुछ विषय जो यहाँ पे तय किए हैं वो आप सबके सामने आज मैं रखना चाहती हूँ। हमारे मंच पे आज आदरणीय नितिन नवीन जी हैं जो छत्तीसगढ़ के अब सब प्रभारी हैं।
आदरणीय तारकिशोर जी जो बिहार से डिप्टी सीएम रहे हुए हैं, राणा रणधीर सिंह जी जो विधायक हैं और जिनका राजनीतिक सफर काफ़ी लंबा है, बहुत अनुभवी है, और मंच पे हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष अशोक साहू जी जो लगातार जिनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा है। पूरे प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। इसी साल की जा रही धान खरीदी में जहां समर्थन मूल्य बढ़ा है तो वहीं प्रति एकड़ धान खरीदी की मात्रा में भी इजाफा हुआ है। जहां पिछले साल लगभग 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जा रही थी, वहीं इस साल लगभग 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान की खरीदी की जा रही है। और पिछले साल की तुलना इस बार किसानों की पंजीयन संख्या में भी इजाफा हुआ है, जिसको देखते हुए प्रदेश के सभी धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी को लेकर पर्याप्त व्यवस्था खरीदी के पूर्व की जा चुकी है। वहीं 1 नवंबर से शासन के निर्देश अनुसार धान खरीदी भी शुरू कर दी गई है। धान खरीदी के लिए हमने पिछले साल से अच्छी व्यवस्था किया है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल 5 क्विंटल धान प्रति एकड़ लगभग अधिक खरीदी होगा, जिसके लिए हमने उसके हिसाब से व्यवस्था बढ़ा के रखा है। इस बार बताना है कि धान प्रति क्विंटल प्रति एकड़ जो है बढ़ा है, उसके साथ साथ रेट भी बढ़ा है। धान पिछले साल से रेट भी बढ़ा है, लगभग 200 रुपये प्रति क्विंटल, 2183 रुपये मोटा और 2203 रुपये पतला खरीदी करने के लिए कहा गया है। हमारे शाखा के अंतर्गत 11 सहकारी समितियां हैं, सभी जगह संपूर्ण व्यवस्था है। धान खरीदी सभी जगह सुचारू रूप से चालू है। इस बार लगभग मतलब 20 क्विंटल आ रही है और पिछले साल तो 16 क्विंटल था, इस साल 20 क्विंटल है। रेट 2183 रुपया है। इसके लेकर सभी समिति प्रबंधक को हम लोग निर्देश दे दिए हैं कि हमाल की वृद्धि किया जाए और सभी जगह पर्याप्त हमालों का वृद्धि भी हो गया है और सुचारू रूप से इस साल धान खरीदी होगा। प्रति एकड़ 20 क्विंटल। अब पिछले साल कितना था? कल शायद 15 था, तो इस बार बढ़ा है? इस बार बढ़ा है। और धान का रेट भी बढ़ा है कि वही है? धान का रेट भी बढ़ा है। तो कैसा लग रहा है आप लोग को इस साल 5 क्विंटल बढ़ा है? तो हमको खुशी लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले साल से 5 क्विंटल बढ़ा है? बढ़ा है पिछले साल से। तो रेट भी इस बार सरकार ने बढ़ा दिया है, तो क्या लगता है ये रहेगा रेट? ये रेट रहना चाहिए और उससे वो भले बढ़ना चाहिए, बढ़िया है। ये जोगनी पाली समिति केंद्र के कितना पैकेट धान लाए हैं आप? मैं 120 पैकेट धान लेके आया। तभी यहाँ जोगनी पाली खरीदी केंद्र में 1 एकड़ में कितना कुंटल धान ले रहे हैं? अभी 1 एकड़ में 20 कुंटल धान ले रहे हैं। पिछले साल कितना था? 15 कुंटल। तो बढ़ा है इस बार? हाँ। और रेट? रेट भी बढ़ा है। कितना बढ़ा है इस बार? 168 रुपये है। तो आपको क्या लग रहा है जो रेट बढ़ा है 168 रुपये? इस बार जो रेट बढ़ा है, धान का कुंटल बढ़ा है, तो आपको ठीक लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। तो ये ठीक है कि और बढ़ना चाहिए? और बढ़ना चाहिए। सोमवार को पोरिया गार्डन से वर्तमान में विधायक कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह पटेल ने लगभग 15 से 20 हजार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ढोल नगाड़े बैंड बाजे के साथ एसडीएम के समक्ष नामांकन पत्र जमा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं नामांकन के बाद प्रत्याशी का सभी समाजों के प्रमुख जनों ने स्वागत किया। नामांकन रैली में मुख्य रूप से पूर्व सांसद रामेश्वर निखरा, पूर्व विधायक भगवान सिंह राजपूत समेत भारी संख्या में कार्यकर्तागण मौजूद रहे। अगर कोई माई का लाल बता कार्यकर्ता कांग्रेस के परिवार के लोग यहाँ आए। मैं खुद कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता परिवार के लोग जब होते हैं, जब इतने लोग आते हैं यहाँ उदयपुरा विधानसभा में, पूरी कांग्रेस संगठित होकर चुनाव लड़ रही है। सिर्फ मैं एक निमित्त मात्र हूँ। कांग्रेस ने मुझे यहाँ से फिर से प्रत्याशी बनाया है, तो मैं इसके लिए यहाँ के विधानसभा के सभी मेरे भाइयों को बहुत बहुत आभार, जो इतनी तादाद की संख्या में, इतनी हजारों की संख्या में यहाँ आए। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन, कई बार अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित है कमलनाथ जी जैसे कि पूर्व में 2018 में सरकार बनी, जनता में टीस थी और है अभी भी। 150 से फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और माननीय कमलनाथ। अगली खबर सिंगरौली से, जहां बहुजन समाज पार्टी ने चंद्र प्रताप विश्वकर्मा को अपना प्रत्याशी चुना है। चंद्र प्रताप ने हजारों समर्थकों के बीच कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने विशाल रैली निकाल और चंद्र प्रताप को जोरदार स्वागत भी किया। नामांकन दाखिल करवाने के बाद जनता को संबोधित करते हुए चंद्र प्रताप ने कई वादे किए। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और आवास पर फोकस करेंगे।
बहुत सारे मुद्दे हैं सिंगरौली में, और सबसे खास करके युवाओं के लिए बेरोजगारी का मुद्दा है, और यहाँ पे प्रदूषण का मुद्दा है, विस्थापन की मुद्दा है, और जो यहाँ के नशाखोरी का मुद्दा है, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। मैंने चुनाव मेयर के हारने के बाद लगातार जनता के बीच में था, और जनता ने मुझे बोला कि आप चुनाव लड़ो, आपके साथ मैं हूँ। साल भर 1.5 साल से मुझे जनता ऑलरेडी अपना प्यार दे रही है और जनता आशीर्वाद दे रही है। हर वार्ड में, हर पंचायत में, हर टोले में जाके मैं जनता का प्यार पा रहा हूँ। उसी की जनता के आशीर्वाद से ही इस चुनाव में आप अपनी चुनौती किससे मान रहे हैं? हम अपनी चुनौती किसी से नहीं मान रहे हैं। हम जनता मेरे साथ है, और ये तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी खुद आपस में अपने आप में चुनौती बनी हुई है। सिंगरौली जिले के चित्रंगी विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी राधा सिंह ने नामांकन दाखिल करने के बाद अपने समर्थकों के साथ विधानसभा में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। राधा सिंह ने अपने ससुर पूर्व मंत्री जगन्नाथ सिंह और विधायक अमर सिंह के द्वारा किए गए विकास कार्यों की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि चित्रंगी विधानसभा में तेजी से विकास हुआ है, और जहां कमी रह गई है विधायक बनने के बाद वो उसे पूरा करेंगे। डीएमएफ फंड को लेकर उन्होंने कहा कि अगर वो विधायक बनी तो डीएमएफ फंड जिले में खर्च कराने का पूरा प्रयास करेंगी। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर तेजी से कार्य करने की भी बात कही। मेरे विधानसभा में कमियां कुछ नहीं है। मेरे पूर्वी देखें, उत्तरी देखें, दक्षिणी एरिया देखें, पूरे जगह मेन चीज़ है आवागमन का साधन। वो सारे जगह है जो छोटे छोटे रोड रास्ता है, ज़मीन नहीं देने के कारण वो रोड नहीं बने हैं। और बाकी कुछ ऐसी बड़ी मुद्दा नहीं है। सिर्फ हमारे यहाँ जो बदकरा क्षेत्र है वहाँ अभ्यारण्य के चलते काम रुक रहे हैं, क्योंकि वहाँ रोड भी बनता है तो ज़रा सा भी मिट्टी उठाने नहीं देते, इस कारण से वहाँ का काम कुछ रुके हुए हैं। जो मेरे दोनों ससुर छोड़ के गए हैं, नहीं हो पाया है छोटे मोटे काम, वो मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। महर में श्रीकांत चतुर्वेदी का सघन जनसंपर्क बदेरा मंडल में रहा। वहीं अपने क्षेत्र के लाडले बेटे भाई को देख जनता के बीच उनकी काफ़ी लोकप्रियता दिखी। अपने साथ खेलने वाले बाल सखा मित्र से मिलकर लोगों का काफ़ी उत्साह दिखा। वहीं श्रीकांत चतुर्वेदी ने अपने ग्राम क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों से विजय प्राप्त होने का आशीर्वाद मांगा। वहीं स्थानीय जनता से रूबरू हुए। खबर उज्जैन से है, जहां से मां की ममता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। एक निर्दयी मां 9 माह तक कोख में पालने के बाद अपनी मासूम बालिका को नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में बर्थ पर छोड़कर लापता हो गई। जब काफी समय बाद तक महिला वापस नहीं लौटी तो डिब्बे में सवार यात्रियों ने जीआरपी पुलिस को खबर दी। ट्रेन के भोपाल पहुंचने पर भोपाल जीआरपी पुलिस ने मामला अटेंड किया और चोरों पर जीरो पर मामला दर्ज कर जांच के लिए उज्जैन जीआरपी पुलिस को भेजा। फिलहाल मासूम बच्ची भोपाल भातु छाया में रह रही है। वहीं उज्जैन जीआरपी थाना प्रभारी ज्योति शर्मा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर महिला के बारे में पता लगाया जा रहा है। और भोपाल पुलिस के सुपुर्द की थी यात्रियों ने, जो पैसेंजर बैठे थे नर्मदा में, क्योंकि जो महिला है वो नर्मदा में उसको उज्जैन स्टेशन पर छोड़ के चली गई थी और बच्ची स्वस्थ है, अभी वहाँ पर मातृछाया में है। और वो जो महिला है उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको कैप्चर कर सकें, मिल जाए वो हमें। उसके लिए काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने की हैं अभी, तो होप फॉर द बेस्ट मिल जाएगी। ऐसा कुछ तो शनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ ये है कि इंदौर तक का पता चला है कि इंदौर से आई है वो। बलरामपुर जिले के झारखंड राज्य सीमा से सटे आदिवासी विकास खंड कुसमी में फिर से जोर शोर के साथ खेल परिसर स्थापना की मांग उठने लगी है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास खंड कुसमी के छात्र छात्राएं अपनी प्रतिभाओं की झलक दिखा चुके हैं। वहीं उपसभांग होने के बावजूद भी संसाधनों की कमी के कारण यहां के आदिवासी बच्चे अपने प्रतिभा के अनुरूप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बीते लगभग 20 सालों से यहां के आम नागरिकों के द्वारा जनप्रतिनिधियों से खेल परिसर की मांग लगातार की जा रही है, फिर भी शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस पर कोई पहल नहीं की गई है। होता तो और भी विद्यालय हैं, जैसे गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल
या और भी स्कूल है यहाँ पे, लड़कियाँ बहुत दूर दूर से आती हैं। अगर वो यहाँ पे क्रीड़ा परिसर होने से वो लोग यहाँ पे नज़दीक में रहते और अच्छा वो लोग अपना परफॉर्मेंस भी दिखा पाते। यहाँ से राष्ट्रीय स्तर तक बच्चे गए हैं। सिर्फ संसाधन की कमी होने की वजह से यहाँ पे सभी बच्चे अच्छा अपना प्रतिभा को निखार नहीं पाते हैं। मैं यहाँ के जितने भी उम्मीदवार प्रत्याशी जो भी हैं, जिस पार्टी से भी हों, मैं उनसे चाहूँगा कि वो यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य, सड़क, ये सब को देखते हुए कम से कम क्रीड़ा परिसर, खेलकूद पर भी विशेष ध्यान दें। और हमारे जितने भी गांव के बच्चे आते हैं उनके लिए रहने का व्यवस्था हो, क्रीड़ा परिसर हो, ताकि यहाँ पे और कोचेज, पीटीआई पर्याप्त मात्रा में नहीं है यहाँ पे, उनका भी व्यवस्था हो ताकि यहाँ के बच्चे अपना खेल प्रतिभा को दिखा सकें। नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र से 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन और दिव्यांगजन डाक मालपत्र से मत देकर लोकतंत्र के निर्माण में सहभागिता बना रहे हैं। वहीं भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत वृद्धजन और दिव्यांग मतदाताओं को विशेष तौर पर सुविधा दी जा रही है। नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 74 के वयोवृद्ध 91 वर्षीय विजया देवी सुराना ने डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकारी का प्रयोग किया। इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र की सुविधा प्रदान की है। छत्तीसगढ़ में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में महासमुंद जिले से कांग्रेस पार्टी के चारों अधिकृत प्रत्याशियों ने आज महासमुंद जिला कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं सारेपाली विधानसभा से चारूरी नंद ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है और नामांकन दाखिल होने के बाद कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और प्रत्याशी भी काफी खुश नजर आए। सरायपाली विधानसभा प्रत्याशी चातुरी नंद ने बताया कि नामांकन भरने गए थे और महासमुंद में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़, उनका प्यार, उनका उत्साह देखने को मिला, वो अपने आप में अद्भुत था। जिस दौरान भूपेश हैं तो भरोसा है का नारा गूंज रहा था और उन्हें भी भरोसा है कि भूपेश सरकार ने जो काम किए हैं उनकी योजनाओं से लोगों को लाभ मिला है और वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी ने बातें कही हैं उन सब को देखते हुए एक बार फिर जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देगी और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर उनकी सरकार बनेगी। निश्चित ही आज अंतिम दिन में हमारे प्रत्याशी बहन चातुरी जी ने नामांकन भरा और वहाँ की जो परिस्थितियाँ और स्थिति देखेंगे तो आप बहुत ही गदगद और खुश हो जाएंगे। कांग्रेस की जो माहौल बनी थी बहुत ही अच्छा और इसमें कांग्रेस दिख गया, झलक गया कि वाकई में भूपेश है तो भरोसा है। अभी तक ये मान के चल रहे थे कि भाजपा और कांग्रेस में टक्कर है, लेकिन आपके जो कांग्रेस पार्टी से विधायक थे किस्मत लाल नंद, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर जोगी का कांग्रेस का दामन थाम लिया और उन्होंने भी नामांकन भर दिया है। ऐसे में क्या सोचते हैं? लड़ सकते हैं चुनाव, इतिहास देख सकते हैं आप, इसमें बताने की दरकार नहीं है। पन्ना पलटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। पार्टी तो ही यहाँ नामांकन के अंतिम दिन में हमन हर नामांकन भरे गे रहे हैं। मोर साथ हमार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सरायपाली के मुखिया मन साथ में गे रही हैं। हमार बड़े बुजुर्ग मन आशीर्वाद दे के साथ मोर साथ गे रही हैं। उमन के मार्गदर्शन में मैं चलत रहे और उमन के साथ गे रहे हैं। और वहाँ जब हम पहुँचे तो वहाँ हमार सरायपाली के जनता के उत्साह देख के मोला बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। उमन के माया दुलार पाके मैं गदगद हो गए और बहुत ही सुंदर माहौल रही से और हमन निश्चित तौर पे सरायपाली विधानसभा में जीत हासिल करबो। और शानदार माहौल रहा। महासमुंद की सड़कें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भरी पड़ी थी और ये लग रहा है कि पूरे महासमुंद जिले में चारों की चारों सीट हम जीतने जा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए इसी समय इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। अब आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।